जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग संसद और लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों में जो विधानमंडल है यानी कि विधानसभा विधान परिषद के बारे में समझेंगे। अगले 20 से 25 मिनट में एकदम बुलेट की तरह हम लोग संसद से रिलेटेड अनुच्छेद यानी आर्टिकल और विधानमंडल विधानसभा विधान परिषद लोकसभा राज्यसभा और संसद के बारे में समझेंगे। आप भी हमारे साथ एकदम बुलेट की तरह चलिएगा, ठीक है। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और इरादों में रफ्तार रखना। मंजिल मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है और बगल में प्रेस घंटी दिख रही है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। बस आपको इतना ही करना है। अब आइए हम लोग समझते हैं संसद यानी कि संघीय विधायिका। विधायिका क्या होता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संसद या ठीक है, संघ के लिए एक संसद होगी जो कानून बनाती है, इतना पता होगा। और राज्य के लिए विधानमंडल होता है। तो सबसे पहले हम लोग संसद समझेंगे, ठीक है। तो देखिए संसद के बारे में समझते हैं पहले। संसद का मतलब होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक एक तथ्य समझेंगे, ठीक है, अगले 20 से 25 मिनट तक। देखिए संसद जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा है? तो फ्रेंच भाषा का, फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। संसद की जननी किसे कहता है? संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे संसद का उल्लेख भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 5 में, भाग 5 में यानी कि पार्ट 5 में 79 से लेके 122 तक संसद का उल्लेख है, ठीक ना। कहाँ तक? संसद का उल्लेख है। संसद में जो लोग बैठते हैं, संसद में बैठने वाले व्यक्ति को एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये सब जो संसद में बैठते हैं सांसद होते हैं। जबकि जो विधानसभा यानी विधानमंडल की जब बात करेंगे तो वहाँ पे एमएलए एमएलसी होंगे, यहाँ पे एमपी होते हैं, ठीक ना। इतना याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा संसद के कितने अंग होते हैं तो याद रखिएगा अंग की बात करेंगे तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है राष्ट्रपति और दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे संसद के कितने सदन होते हैं, सदन की बात करें तो सदन याद रखिए लोकसभा और राज्यसभा। इतना संसद के बारे में बेसिक जानकारी याद रखिए। संसद फ्रेंच भाषा का शब्द है। संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। संसद का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 5 में, ठीक ना, भाग 5 के 79 अनुच्छेद से लेकर 122 तक क्या है? सिर्फ संसद का उल्लेख है, ठीक ना। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। संसद का कितना अंग है? तो 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के कितने सदन है? तो 2, लोकसभा, राज्यसभा। इतना समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं विधायिका। विधायिका किसको कहते हैं? तो इसके बारे में समझते हैं। विधायिका किससे मिलकर बनी होती है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ जानते होंगे, ठीक है। देखिए विधायिका किसको कहते हैं समझिए। देखिए विधायिका जो है, संविधान में विधायिका का जो विभाजन किया गया है 2 तरह से किया गया है। एक संघीय विधायिका यानी कि संघ की संघीय विधायिका। अब कहेंगे संघीय विधायिका मतलब क्या होता है? तो धीरे धीरे समझेंगे, ठीक ना, धीरे धीरे समझते हैं। एक है राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका देखिए जो संघ की विधायिका है, ठीक है, जो संघ की विधायिका है इसमें आपका आएंगे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के नीचे आएंगे लोकसभा और इसमें आएंगे राज्यसभा। ये संघीय विधायिका यानी संघ की विधायिका। जबकि राज्य की विधायिका में देखें तो नीचे आएंगे आपका राज्यपाल और राज्यपाल के नीचे आएंगे विधानसभा और यहाँ पे आएंगे विधान परिषद, ठीक है ना, विधान परिषद। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पे और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पे नहीं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इसको निम्न सदन कहते हैं, इसको उच्च सदन कहते हैं, इसको निम्न सदन, इसको उच्च सदन। ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं संसद, ठीक ना। संघीय विधायिका आप लोग समझ गए होंगे। विधायिका 2 तरह से होती है। एक संघ के लिए विधायिका होती है और एक राज्य की विधायिका होता है जो राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद से मिलकर बनती है। और जो संघ की व्यवस्था वो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो 52 में। किस में है? 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, ठीक है। ये संघीय व्यवस्था हो गया। और लोकसभा राज्यसभा किस में है? तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे ओवरऑल सब हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। पहले देखेंगे संघीय विधायिका, उसके बाद राज्य की विधायिका और संसद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल देखेंगे, ठीक है। देखिए
संसद क्या होता है, जहाँ पे कानून बनता है उसको संसद कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग देखेंगे पहले संघीय विधायिका में देखेंगे संसद। क्या देखेंगे? संसद। संसद किससे मिलकर बना है? संसद 3 लोगों से मिलकर बना है। पहला है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 में, किसमें है? आर्टिकल 52 में है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? लोकसभा, और यहाँ पे बांट देते हैं राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की चर्चा 80 में है, ठीक ना, जबकि राज्यसभा की चर्चा लोकसभा की चर्चा 81 में है और राज्यसभा की चर्चा 80 में है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब समझते हैं लोकसभा। देखिए लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। कौन सा सदन? निम्न सदन कहते हैं। एक एक चीज़ समझिएगा, नोट करेगा। निम्न सदन ये उच्च सदन है। कौन सा सदन है? उच्च सदन है। उच्च सदन है। इसमें क्या है? इसको प्रत्यक्ष निम्न सदन में यानी कि लोकसभा में लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। 25, इसकी उम्र 25 साल, इसकी उम्र 30 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 साल लगाइएगा, जबकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए 30 साल। ठीक है, इसलिए इसको युवा सदन कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में युवा सदन। युवा सदन। इसको बूढ़ों का सदन कह सकते हैं या वृद्ध सदन, वृद्धों का सदन, वृद्धों का सदन। ठीक ना, कह सकते हैं इसको। जैसे 30 साल उम्र हो गई तो 30 साल पे कौन युवा रहेगा? लगभग बुढ़ाई जाता है। ठीक ना, 30 साल बाद उम्र जाती तो बुढ़ाई जाता है, और यहाँ पे एकदम युवा सब बैठते हैं। ठीक ना, 25 साल की उम्र में। ठीक ना, इसको हम लोकसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। अस्थाई सदन, इसको स्थाई सदन। ठीक ना, इसको अस्थाई है तो ये भंग किया जा सकता है, भंग हो सकता है, यह भंग नहीं हो सकता। ठीक ना, यह भंग नहीं हो सकता। कौन सा? राज्यसभा। इसका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पे करा लिया जाता है। 5 वर्ष पे चुनाव की प्रक्रिया करा ली जाती है। ठीक ना, 5 वर्ष पे। और इसका जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक ना, देखिए राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो आप, ठीक ना, 6 वर्ष मत लगाइएगा। क्वेश्चन जब पूछेगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तब 6 वर्ष लगाएगा। ठीक ना, नहीं तो पता चलेगा दर्द हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे। ठीक है, संसद से देखिए संसद का उल्लेख भारतीय संविधान में बता दिए। पार्ट 5 यानी भाग 5 में 79 से लेकर 182 तक है। तो 79 में किसका चर्चा है? संसद का। 79 में संसद का किसका चर्चा है? संसद का। संसद किन से मिलकर बना है? 3 लोगों से मिलकर बना है। आगे हो गया कितने सदन है? ये भी हो गया। 80 में क्या है? राज्यसभा है। 80 में राज्यसभा। ठीक है, 81 में क्या है? लोकसभा। ठीक ना, एकदम गोली की तरह एकदम समझिए। ठीक ना, जल्दी जल्दी। 82 में क्या है? ठीक ना, आर्टिकल 82 में क्या है? प्रत्येक जनगणना के बाद। ठीक ना, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अभी कहेंगे इसका क्या मतलब, तो समझिए। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होगा। ठीक ना, जैसे किसी क्षेत्र की आबादी 8 लाख है और 10 साल बाद जब जनगणना हुई तो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाएगी, और उत्तर प्रदेश वाले इसमें तो आगे हैं जनसंख्या बढ़ाने में। अगर कोई अवार्ड मिलता तो उत्तर प्रदेश वालों को सबसे पहले देता है। वो गजब की जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं यूपी वाले। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। देखिए जब 10 लाख हो जाएगी जनसंख्या तो वहाँ पर एक सांसद बैठाएंगे कि नहीं? एकदम बैठाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको रोक दिया गया। 84वां संविधान संशोधन 2002। 84वां, इसको याद रखिएगा, 84वां संविधान संशोधन 2002 में इसको रोक दिया गया, और कहा गया कि यह जो सांसद होंगे 2026 तक इनकी सीटों का न तो बढ़ाया जाएगा न तो घटाया जाएगा, अर्थात इनकी सीटें यथावत रहेगी। जब भी सीटें बढ़ेगी तो 2026 के बाद यह वर्तमान समय में यह सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपकी, यह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, 84वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। किससे रिलेटेड है? तो सांसद से रिलेटेड है। ठीक ना, और इसकी सीटें कब घटाई बढ़ाई जाएगी? वर्तमान समय में संसद बन रहा है। जब संसद बन जाएगी तो 2026 के बाद यह संख्या क्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में बताइए लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा है, वर्तमान में 545 सीटें, लेकिन अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 552। क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? 552। 530 जो है
530 निर्वाचित होते हैं राज्यों से। कहाँ से? राज्यों से। और इसमें 20 सदस्य जो हैं यूटी से आते हैं, और 2 जो है राष्ट्रपति पहले मनोनीत करते थे एंग्लो इंडियन को, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। ठीक ना, वर्तमान समय में इनको समाप्त कर दिया गया है। और राज्यसभा की अधिकतम सीटें बात करें तो 250 है। कितना? क्वेश्चन याद रखिएगा, राज्यसभा की अधिकतम सीटें पूछेगा तो 250, लेकिन वर्तमान समय में 245 है। कितना है? 245। वर्तमान समय में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 245। इसमें 233 सदस्य जो हैं 233 निर्वाचित होके आते हैं। कौन? 233 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक ना, मनोनीत कौन सदस्य होते हैं? जो कला, शिक्षा, साहित्य के क्षेत्र में अच्छे जानकार, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नॉमिनेट यानी नामांकित करते हैं। ठीक ना, तो ओवर ऐड करेंगे तो कितना होगा? 245। तो वर्तमान समय में राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 245, और इसमें लोकसभा में 545। को भी याद रखेगा आप। ये 82 समझ गए होंगे, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अब समझते हैं 83 में कहा गया है कि संसद के सदनों की अवधि, ठीक है, जो संसद के सदन कितने हैं? 2 हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनकी अवधि, ठीक है, बता दी अवधि कितना होता है? 5 साल, और राज्यसभा का 6 साल। 84 में कहा गया, आर्टिकल 84 में कहा गया संसद सदनों के लिए एलिजिबिलिटी, यानी कि संसद का सदस्य बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। 85 में कहा गया सत्र, आर्टिकल 85 में सत्रावसान और विघटन, इसके बारे में समझते हैं। देखिए आर्टिकल 85 में कहा गया सत्र, सत्रावसान, विघटन, मतलब कि कोई सत्र बुला सकता है राष्ट्रपति, ठीक ना, उसका विघटन कर सकता है राष्ट्रपति, ये आर्टिकल 85 में। 86 में कहा गया संसद में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का कर्तव्य, ये 86 में। 87 में कहा गया राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आर्टिकल 87 में कहा गया राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, हम जो बोल रहे हैं आप नोट भी कर सकते हैं। आर्टिकल 87 में कहा गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो मंत्रिमंडल। कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल। इतना आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है। ठीक है। अब समझते हैं 88, आर्टिकल 88 में क्या है तो समझते हैं। देखिए आर्टिकल 88 में कहा गया है कि सदन में मंत्री और महान्यवादी को बोलने और बैठने का अधिकार है। देखते होंगे सदन में जब कोई बात होती है तो उसमें महान्यवादी भी बोलता है, मंत्री भी बोलते हैं, लेकिन जब बात आएगी वोट देने की तो वहाँ से महान्यवादी निकल जाएगा, और जो मंत्री जिस सदन का होगा वो अपने सदन में चला जाएगा। देखे होंगे सदन में जब कोनो तो नेतावा सब एकदम चढ़ जाते हैं एकदम ऊपर ब्रेंचवा पे एकदम कुर्ता उर्ता पहन के, ठीक है, उसमें महान्यवादी भी एकदम पिछवा चिल्लाता है हम तो होते रहे मार मार मार, लेकिन जब वोट देने की बात होगी है तो वोट देने की बात तो महान्यवादी एग्जिट वाला रास्ता पकड़ के निकल जाता है। ठीक ना, तो आर्टिकल 88 में कहा गया है मंत्री महान्यवादी को बोलने बैठने का अधिकार, लेकिन इस आर्टिकल के तहत वो मत नहीं दे सकते। 89 में कहा गया है, आर्टिकल 89 में देखिए आर्टिकल 89 इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्य का सभापति कौन होता है तो भारत का उपराष्ट्रपति सभापति होता है। ठीक ना, तो 89 में कहा गया राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 में उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक, उनका पद रिक्त पदत्याग। 91 92 उन्हीं से रिलेटेड है। 93 में कहा गया लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसको याद रखेगा। 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 में है। ठीक है। 94 95 आपसे नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग समझते हैं 108, आर्टिकल 108। देखिए आर्टिकल 108 में कहा गया है संयुक्त अधिवेशन का है, संयुक्त अधिवेशन। यह संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन कब होता है जब दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद होता है तो क्या बोला जाता है संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 108 में क्या है, 108 में क्या है तो संयुक्त अधिवेशन। क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है तो संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कब होता है दोनों सदनों में मतभेद होने पर। ठीक है। 109 में क्या है, 109 में क्या है तो इसमें है विधेयक, धन विधेयक। क्या है धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आप लोग समझ गए होंगे, जल्दी समझिए। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में है, जबकि 110 में क्या है धन विधेयक के संबंध में विधेयक, धन विधेयक
धन विधेयक की परिभाषा क्या है, धन विधेयक की परिभाषा 110 में। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं, अगर धन विधेयक से क्वेश्चन उठता है तो इसे पूछ लिए जाते हैं। 108 में संयुक्त अधिवेशन, 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, 110 में धन विधेयक की परिभाषा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। 111 समझते हैं। देखिए जब धन 111 में क्या है, 111 में कहा गया है कि जब लोकसभा और राज्यसभा द्वारा दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक जब पारित होगा तो उस पर लास्ट अनुमति होती है राष्ट्रपति के। तो इसमें क्या होती है, विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर क्या होता है, अनुमति कौन देते हैं, तो प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति इस पे अनुमति देते हैं। 112 में क्या, ठीक ना। देखिए संसद से या रिलेटेड 89 से लेके 122 तक कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बता रहे हैं, ठीक ना। 112 में क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को हम लोग कहते हैं बजट, ठीक। लेकिन संविधान में बजट का प्रयोग नहीं किया गया, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण प्रयोग किया गया। और बजट हम लोग कहते हैं, लेकिन उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग संविधान सभा वालों ने किया था। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, ठीक ना। देखें इस चमड़े का थैला, और बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन राष्ट्रपति पेश करवाते हैं वित्त मंत्री, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, उन्हीं से पेश करवाते हैं, ठीक ना। 113 में क्या है समझते हैं। 113 में क्या है, जैसे बजट एकदम जब बहस हो जाती है सभा में तो आर्टिकल 113 के तहत संसद में क्या होता है, प्राक्कलन प्रक्रिया होती है, ठीक ना। क्या होता है प्राक्कलन, संसद में प्राक्कलन प्रक्रिया। अब कहेंगे प्राक्कलन क्या होता है, प्राक्कलन समिति प्रक्रिया, इसको कहते हैं इंग्लिश में एस्टीमेट। देखिए जब यहाँ पे बजट की बात होगी, बहस होगी, तो फिर उसके बाद क्या होगा, प्राक्कलन समिति एस्टीमेट बैठाया जाएगा। पुल के लिए कितना पैसा चाहिए, स्कूल के लिए कितना चाहिए, ठीक ना, कॉलेज, हॉस्पिटल, पुल जो भी बनना चाहता है, डैम वगैरह, उसके लिए कितना पैसा चाहिए, इसमें बहुत एस्टीमेट बैठाया जाता है। और आर्टिकल 114 का प्रयोग करके, 114 का प्रयोग करके लाया जाता है विनियोग विधेयक, ठीक ना, समझ लिए। 113 में क्या एस्टीमेट, 114 में क्या विनियोग विधेयक। जब यहाँ पे पता चल गया कि इसके लिए कितना पैसा चाहिए तो संसद में लाया जाता है विनियोग विधेयक। ये विधेयक जब पारित होता है तो संचित निधि से पैसा निकलता है, ठीक ना, उसके लिए। सपोज दैट संचित निधि से पैसा निकल गया, ठीक है। और आर्टिकल 115 में कहा गया है अतिरिक्त अनुदान। अब कहेंगे अतिरिक्त अनुदान का मतलब क्या होता है, तो हम समझाते हैं अतिरिक्त अनुदान का मतलब क्या होता है। एक एकदम आर्टिकल समझिए। देखिए अतिरिक्त अनुदान का मतलब ही होता है, समझिए कोई ठेकेदार को यहाँ से संचित निधि से पैसा निकला और किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया गया कि पुलिया बनाना है, और पता चला बीच में ठेकेदार के साली की शादी हो गई और पैसा उड़ा दिया साली की शादी में, पैसा पड़ गया कम। अभी कहेगा पैसा कम हो गया, पुलिया का निर्माण रुक गया, अब हमको चाहिए दोबारा पैसा। तो आर्टिकल 115 में कहा गया कि अतिरिक्त अनुदान फिर से लाया जाएगा विनियोग विधेयक, फिर से उस ठेकेदार को पैसा दिया जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, या महंगाई बढ़ जाए, काम रुक जाए, या शादी जो भी करना है, ठीक है। अब समझते हैं 116 में क्या है। 116 में कहा गया है लेखानुदान। अब लेखानुदान का मतलब इसमें सरकार जो है आय नहीं दिखाती, इसमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ, खर्च हुआ, उसको बता देती है। 117 में क्या है, वित्त विधेयक। 117 में वित्त विधेयक के बारे में समझ। देखिए जो विधेयक होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक होता है, और एक संशोधन विधेयक होता है। 4 विधेयक होता है। 117 समझ गए। 118-19 में संसद की प्रक्रिया है। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में जो हिंदी और अंग्रेजी प्रयोग किए जाती है, लेकिन अगर कोई असम का आदमी असमिया बोलना चाहता है, जिस सभा का उस सदन होगा, मान लीजिए राज्यसभा का सदन है तो सभापति से अनुमति लेकर असमिया बोल सकता है। अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लेकर वह असमिया बोल सकता है, बिना परमिशन के नहीं बोलेगा। खड़ा होगा बोलेगा तो उसको अध्यक्ष जी कहेंगे चुप रहे, बैठ, ठीक, बैठा देंगे, ठीक है, परमिशन लेके बोला जाता है, ठीक ना। 121 में कहा गया संसद में चर्चा पर निर्बंध। 121 में समझिए
आर्टिकल 121 में कहा गया है संसद में चर्चा पर निर्बंध। इसका मतलब ये है कि संसद जो है न्यायालय का जो जज होते हैं, ठीक ना, उनका आचरण कैसा भी हो। न्यायालय का जो जज होते हैं, न्यायालय के जज समझते होंगे, न्यायालय के जो जज होते हैं उनका आचरण बिहेवियर कैसा भी हो, उनके बारे में संसद में चर्चा नहीं होगी, बस उनके खिलाफ, ठीक है, उनके खिलाफ क्या ला सकता है, इम्पीचमेंट, महाभियोग लाया जा सकता है, वो भी बताकर, ठीक ना, रीजन बता के उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। तो 121 में कहा गया है संसद में चर्चा पर निर्बंध, संसद में चर्चा पर निर्बंध, संसद में चर्चा पर निर्बंध, ठीक है। आप जो न्यायालय के जज होते हैं उनके आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। इसका मतलब हो गया न्यायालय के जो जज होते हैं उनका आचरण, उनका बिहेवियर कैसा हो, संसद में इसकी चर्चा नहीं हो सकती, बस महाभियोग लाया जा सकता हो, वो भी रीजन बताकर। वहीं 122 में कहा गया है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पर रोक। समझ गए? देखिए यह एक दूसरे से क्या है, उल्टे दिख रहे हैं कि नहीं। 121 में कहा गया, ये दोनों 121 और 122 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 121 में कहा गया कि संसद में चर्चा पर निर्बंध, यानी कि न्यायालय का जो आचरण होगा, ठीक है, संसद में चर्चा नहीं होगी। 122 में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच नहीं किया जाएगा, ठीक है। संसद में क्या चर्चा हो रहा है, क्या चल रहा है संसद में, ठीक है, मार झगड़ा कुछ भी विधेयक हो रहा है उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर उल्टा सीधा विधेयक सब लाएंगे तो न्यायालय बस उसको क्या करेगा, निरस्त कर देगा, इतना कर सकता है, ठीक ना। लेकिन उस पर क्या होगा, जांच उसकी नहीं करेगा। ये थे आपके संसद से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण। अब हम लोग देख रहे हैं राज्य के विधानमंडल, ठीक ना। विधानमंडल देखिए, आप अगर संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान का भाग 5 यानी कि भाग 5 अगर आप क्लियर कर लिए तो भाग 6 में कुछ नहीं है। जो चीज़ केंद्र में वही चीज़ राज्य में है। वहाँ पे राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यपाल, वहाँ पे लोकसभा, यहाँ पे विधानसभा, वहाँ पे राज्यसभा, यहाँ पे विधान परिषद, वहाँ पे महान्यवादी तो यहाँ पे महाधिवक्ता, ठीक ना। तो सेम वहाँ पे उच्चतम न्यायालय है तो यहाँ पे क्या है, उच्च न्यायालय, एकदम सेम, एकदम जो केंद्र में वही राज्य में। तो देखिए विधानमंडल, ठीक है, इसके बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत विधानमंडल आर्टिकल 168 में, ठीक ना। विधानमंडल किससे बना है, तो राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद, किससे, विधान परिषद। देखिए जिन राज्यों में विधान परिषद है, वर्तमान समय में विधान परिषद 6 राज्यों में, याद कर लीजिएगा कहाँ पे, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, KR लिख दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब समझते हैं विधानसभा का उल्लेख 170 में है और विधान परिषद का उल्लेख 171 में। आप कहेंगे कि 169 कहाँ गया, तो आर्टिकल 169 देखिए बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, 69 आप समझ लीजिए, ठीक है। आर्टिकल 169 में कहा गया है, आर्टिकल 169 में, ठीक है, 169 में कहा गया है विधान परिषद का सृजन या अंत। इसका क्या मतलब है, सृजन या अंत, ठीक है। देखिए सृजन या अंत का उल्लेख किया गया 169 में, विधानमंडल का चर्चा 168 में, विधानसभा 170 में, विधान परिषद 171 में। 169 में कहा गया है विधान परिषद का अंत या सृजन। इसका मतलब कोई राज्य अगर अपने यहाँ विधान परिषद रखना चाहता है तो आर्टिकल 169 का प्रयोग करके विधान परिषद बना सकता है। अगर कोई राज्य, जहाँ पे 6 राज्यों में विधान परिषद है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अगर वहाँ पे अगर कोई राज्य अपने यहाँ विधान परिषद हटाना चाहता है तो आर्टिकल 169 का प्रयोग कर हटा सकता है। यही बस है, ठीक ना। 169 और 71 में अंतर है। कोनो अगर कभी परीक्षा में पूछ दिया कि विधान परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में, 169 भी देगा और बच्चे सब मार देते हैं 169, एकदम गपाक से 169 मारते हैं, जबकि गलत हो जाता है, 171 से, ठीक ना। 169 में सृजन या अंत है। देखिए आप लोगों को संसद में जब हम पढ़ाए थे लोकसभा और राज्यसभा तो बताए थे उच्च सदन कौन है और निम्न सदन में। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, ठीक ना। यहाँ भी 25 है विधानसभा, यहाँ 30 है, बस वही प्रोसेस है, आप लोग रख लीजिएगा, ठीक ना। इसके बारे में समझा चुके हैं। और राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होती है, 35।
आपने कभी सोचा है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान सभा वालों ने 35 उम्र क्यों रखी थी? क्या न कम रखे थे? 22 रखे होते हैं, 24। अगर 22-24 रहा होता, सपोज दैट किस रख दिए थे राज्यपाल की उम्र 22 या 24, आ कोनो लड़का का दिल टूटा है, बन गया राज्यपाल, हो भाई साहब तुरंत मंगाएगा हेलीकॉप्टर, अब पायलट को मंगाएगा, लगाएगा ठुकरा के मेरा प्यार, ले जाकर हेलीकॉप्टर दुआरवा उतार देगा उसके, ठीक है। इसीलिए संविधान सभा वालों ने बड़ी बढ़िया बेहतरीन तरीके से इसको सजाया, ठीक है, सुव्यवस्थित ढंग से। किसकी उम्र कितनी चाहिए? राज्यपाल राष्ट्रपति की उम्र 35 रखा, क्योंकि इस उम्र में ये सब मायने नहीं रखता है, ठीक है। हर आदमी सब चीज़ झेल चुका रहता है, तो इसके बारे में समझ गए होंगे। इसमें जो बैठते हैं उसको कहते हैं एमएलए, ठीक है। इसमें जो बैठते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में, और इसमें जो बैठते हैं विधान परिषद में उसको कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक ना। तो विधान परिषद, विधानसभा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। यही है, देखिए विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, बाकी चीज़ लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। सेम प्रोसेस राज्य में यहाँ पे क्या है, युवा सदन, इसको क्या कहते हैं, बूढ़ा सदन यानी वृद्धों का सदन। यहाँ भी प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव करा लिया जाता है और इसका प्रत्येक 2 वर्ष में। तो सेम एकदम कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग ओवरऑल सब चीज़ देख लिए हैं, ठीक। संसद के बारे में समझ लिए, लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में हम लोग समझ लिए, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।